नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस के साथ। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में हो रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। जनवरी के चौथे सप्ताह से मिलेगी कोविड रोधी नेजल वैक्सीन। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में होगी उपलब्ध। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग इसे बूस्टर डोज के तौर पर कर सकेंगे इस्तेमाल। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में योगी सरकार। अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर आरक्षण देने के लिए अलग से आयोग गठित करने का लिया निर्णय। अदालत ने लगाई थी अलग आयोग गठन की शर्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना के दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी में छात्रों से की बातचीत। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में किया संबोधित। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी ठंड। भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा, 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाटिया ने कहा, गहलोत सरकार ने कांग्रेस परिवार के आदेश पर एक ऐसे व्यक्ति को जमीन दी जो वास्तव में था ही नहीं। और अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हुई। खबरों के मुताबिक जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल। आपदा प्रबंधन के अधिकारी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इन खबरों को विस्तार से देखते हैं, आइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए अलग से एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आज कहा कि इनके लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य श्रेणी की सीट मानी जाएंगी। न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव तुरंत कराने का आदेश देते हुए अपने फैसले में यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण उसी स्थिति में दिया जाए जब इनके लिए अलग से एक आयोग गठित हो जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह लागू नहीं कर दी जाती, तब तक ओबीसी को निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा समाज शिक्षित होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के बाद पूरे देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका ही प्रयास था जो रियासतों में बटे भारत को उन्होंने अखंड भारत में परिवर्तित किया। हैदराबाद का भी उन्हीं के प्रयासों के बाद भारत में विलय कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें आरआर बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और नागरिकों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए गए।
साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस और नागरिकों के बीच रिश्ते एक दिन का नहीं, बल्कि ये प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को पुलिस और जनता के बीच भय के वातावरण को समाप्त करके परस्पर सहयोग एवं संपर्क की भावना पर काम करना होगा। कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 865 गांव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना विरोध पारित हो गया। महाराष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि विवादित इलाके में 865 मराठी भाषी गांव हैं और इनकी जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी करने की जरूरत होगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। इन गांवों में बेलगाम, कारावार, बिदार, निप्पणी, भलकी शामिल है। आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र बेलगाम, खानापुर, निप्पणी, नंदगांव और कारावार सहित 814 गांवों पर अपना दावा करता आया है। महाराष्ट्र के कई नेताओं का कहना है कि यहां के लोग मराठी भाषी हैं। जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था तो इन गांवों को कर्नाटक की बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई थी, फिर विवाद की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को ही बीजेपी शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए कमलजीत शेरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को चुना है। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव भी होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं। आप यहां से तीसरी बार पार्षद बनी हैं। पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। गजेंद्र दराल बीजेपी के बागी नेता के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका से जीत के बाद दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत पूर्वोत्तर के राज्य असम में परिसीमन का आदेश दिया। कानून मंत्रालय के द्वारा प्राप्त अनुरोध के बाद आयोग ने असम राज्य में परिसीमन के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वहां विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में दिए गए आदेश में कहा गया है कि इसके लिए चुनाव आयोग अपनी निश्चित प्रणाली और प्रक्रिया को अपनाएगा। साथ ही अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तय किए गए आरक्षण के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर से भाजपा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से राजस्थान सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का आरोप लगाया गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसानों की जमीन हड़पी गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान भी किसानों की जमीन हड़पी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जिस दौरान 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है और गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि गांधी परिवार ने बस एक काम किया है कि किस तरह से तिजोरी भरी जाए और किसानों की जमीन हड़पी जाए। पहले रॉबर्ट वाड्रा पर
वीवीआईपी कल्चर के दुरुपयोग का दाग लगा था। आज किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है, पर सोनिया गांधी कह रही हैं कि दाग अच्छे हैं। वहीं राहुल गांधी की भगवान श्री राम से तुलना करने वाले सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति की चाटुकारिता ही है ये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं 24 घंटों के दौरान देश में 157 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 163 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने नेजल वैक्सीन को बीते हफ्ते मंजूरी दे दी। जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए हो सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी। वहीं जीएसटी और हॉस्पिटल चार्ज को मिलाकर ये 1,000 रुपए की मिलेगी। पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अब पता चला है कि वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी और इस पर 5% जीएसटी लगेगा। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत तक
ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है। गुजरात सरकार कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज पूरे गुजरात में विभिन्न स्थानों पर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर के सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां ऑक्सीजन प्लांट, बिस्तर की व्यवस्था, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। वहीं आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विधायक दर्शनाबेन वाघेला सिविल डॉक्टरों ने कोरोना वार्ड का दौरा किया। तेलंगाना में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया। अस्पताल के मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक राजा राव ने कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। उधर जम्मू और कश्मीर के प्रमुख अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें विशेष तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जांच की गई। साथ ही यह भी जांचा गया कि बिना किसी तकनीकी खामी के ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में पहुंच रही है या नहीं। कोलकाता के अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाट आईडी और बीजे अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को कोविड तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुंबई में 10 बीएमसी अस्पताल, 3 राज्य सरकार के अस्पताल और 21 निजी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 2124 आइसोलेशन बेड हैं, 1613 ऑक्सीजन समर्थित बेड हैं, जिनमें से 1021 काम कर रहे हैं। 579 आईसीयू बेड में 473 उपलब्ध हैं। मुंबई में कुल 1049 वेंटिलेटर में से 954 उपलब्ध हैं। यही नहीं, कोरोना मामलों की निदान और ट्रैक करने के लिए पर्याप्त स्टाफ स्तर और परीक्षण क्षमता भी सुनिश्चित की गई है। मुंबई में 34 अस्पतालों में 49 प्रयोगशालाओं में दैनिक परीक्षण क्षमता 1,35,035 की है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और आइसोलेशन वार्ड्स का भी दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दौरे में अस्पताल प्रशासन के साथ तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति में अस्पतालों में बिस्तरों और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा तैयारियों का अभ्यास किया। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को परखने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इसके साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए भी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा कि श्रद्धालुओं के अपेक्षित प्रवाह के सुचारू नियमन, पूरे ट्रैक, विशेष रूप से भवन क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की तैयारी है। तीर्थयात्रियों की भीड़ से बचने के लिए बोर्ड की प्रवर्तन टीमों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 4 दिनों के लिए भवन में तैनात किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है और कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती दिखाई दी। पेमेंट फ्रॉड के मामलों से लड़ने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। रिजर्व बैंक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई ने सोमवार को कहा कि रिपोर्टिंग को कारगर बनाने और पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जनवरी से फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी। भुगतान धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने के लिए दक्ष मौजूदा बल्क अपलोड सुविधा के अलावा कुछ और भी सुविधाएं प्रदान करता है। मेकर चेकर सुविधा, ऑनलाइन स्क्रीन आधारित रिपोर्टिंग, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने के विकल्प के अलावा ये अलर्ट परामर्श जारी करने की सुविधा डैशबोर्ड मैनेज करने में भी मदद करेगा। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी है। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें 2 जनवरी को नियमित कोर्ट में अपील करने को कहा है। गौरतलब है कि उन्होंने ऋण मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा पार से बड़ी तादाद में तस्करी की जा रही ड्रग्स के साथ हथियार पकड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने तस्करों के पास से 10 पिस्तौल जब्त की है। पहली बार गुजरात की समुद्री सीमा में ड्रग्स के साथ हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी नाव अलसोहली बोट से करीब 300 करोड़ की लागत का ड्रग्स पकड़ा गया है। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 10 पाकिस्तानी ड्रग माफिया को भी गिरफ्तार किया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बर्फीले तूफान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों की बिजली भी कट गई है। यही नहीं, इस तूफान का प्रभाव अमेरिका के पड़ोसी राज्य मेक्सिको तक देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने नागरिकों से खास सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इस्लामाबाद में उच्चतम स्तर की सुरक्षा चेतावनी जारी किए जाने के बाद दूतावास में पाकिस्तान में रह रहे और वहां की यात्रा कर रहे अपने नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा है।
उन्हें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की ओर से पाकिस्तान में यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए जाने के बाद सऊदी अरब ने यह बयान दिया। भारत की सबसे साहसी महिला जवानों में शुमार बीएसएफ की सीमा भवानी ने कई साहसिक कारनामे किए हैं और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। सीमा भवानी ने 36 महिला जवानों के साथ दिल्ली के इंडिया गेट से बुलेट पर शौर्य एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी और 5280 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कन्याकुमारी पहुंची थी। सीमा की बाइक राइडर्स की टीम ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और इसी कड़ी में आज इंडिया गेट पर सीमा भवानी ग्रुप ने स्टंट किया। मौके पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।